जय हिंद साथियों। चलिए हम आज करेंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। इसमें आपका 3 टॉपिक है। पहला आपका है कि 20वां G20 समिट। 20वां G20 समिट देखेंगे पहले। उसके बाद हम सेकेंड टॉपिक देखेंगे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव। फिर देखेंगे आपका कॉप 30। ठीक है, कॉप 30 देखेंगे। ठीक है, ये आपका 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद हम इससे संबंधित आपका जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, अब देखो इसमें आपका पहला टॉपिक आपका होगा 20वां G20 शिखर समिट। 20वां G20 शिखर समिट 2025। देखो इसका आयोजन जो हुआ था, इसका आयोजन हुआ था आपका 22 से 23 नवंबर 2025 को। 20वां G20 समिट का आयोजन आपका यानी 22 से 23 नवंबर 2025 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका यानी वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि G20 समिट 2025 में कहाँ हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हुआ है अफ्रीका महाद्वीप पर, सॉरी, ये आपका हुआ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। ठीक है, याद रखना ये आपका 20वां G20 समिट जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप पर आयोजित होने वाली पहला G20 शिखर समिट है। यानी ये आपका अफ्रीकी महाद्वीप पर होने वाली पहला G20 समिट है। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, यह अफ्रीकी महाद्वीप पर पहली बार हुआ है। कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो आपका चौथा पॉइंट है कि इसका अध्यक्षता कौन किया है। ठीक है, तो इसका अध्यक्षता किया आपका दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। ठीक है, सिरिल रामफोसा जो है इसके अध्यक्षता किए हैं। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये समिट से, उसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट को। अगला पॉइंट आपका है कि इसका थीम क्या था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि G20 समिट 2025 का थीम क्या था। ठीक है, ये थीम ना आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि G20 समिट 25 में कहाँ हुआ है, यानी 20वां G20 समिट कहाँ हुआ है, ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है कि 20वें G20 समिट का थीम क्या था। क्योंकि अब प्रश्न आपका थीम से आ रहे हैं, इसलिए आपका थीम भी याद रखना जरूरी है। तो इस बार का G20 समिट का थीम था आपका एकजुटता, समानता और स्थिरता। एकजुटता, समानता और स्थिरता। ठीक है, याद रहेगा G20 समिट 2025 का थीम था आपका एकजुटता, समानता और स्थिरता। ठीक है, और कुछ फोकस एरिया इस पर, यानी इस समिट पर किस पर चर्चा हुआ है इस चीज को हम देख लेते हैं। हालांकि ये जो पॉइंट है ना ये सभी आपका मेंस में काम आएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपका मेंस में काम आएगा, फिर भी हम देख लेते हैं। तो समावेशी विकास, सतत औद्योगिकरण, जलवायु लचीलेपन, वैश्विक सहयोग और सामाजिक न्याय, इस सभी मुद्दे पर चर्चा किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं आपका कि इसका अगला अगला G20 समिट कहाँ होगा। ठीक है, यानी 21वां G20 समिट कहाँ होगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका MCQ प्रश्न बन सकता है। एक MCQ प्रश्न बन सकता है कि 21वां G20 समिट 2026 में कहाँ होगा। तो याद रखना ये होगा आपका अमेरिका में। ठीक है, 2026 में आपका G20 समिट कहाँ होंगे, तो ये होगा आपका अमेरिका में। तो याद रखना है कि 25 में आपका जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हुआ है और 26 में होगा आपका अमेरिका में। ठीक है, 26 में कहाँ होगा, अमेरिका में होगा। ठीक है, फिर आपका अगला है कि आपका अगला है ये आपका 21वां हुआ। 22वां G20 समिट 2027 में कब होगा। ठीक है, ये डाटा आप देखना बहुत कम मिलेगा आपको। ये डाटा अभी आपको ना देखो, यानी 2026 में कहाँ होगा G20 समिट, ये डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये डाटा आपको बहुत कम मिलेगा कि 22वां G20 समिट 2027 में कहाँ होगा। 26 में तो अमेरिका में होगा, 27 में कहाँ होगा भाई साहब, तो 27 में होगा आपका यूके में, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में आपका ये आपका 22वां G20 समिट 2027 में होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है। और 28 में देखो, 28 में ये सम्मेलन आपका दक्षिण कोरिया प्रस्तावित है। ठीक है, इसका ये जो आपका है डाटा कि 2028 में कहाँ होगा। ठीक है, ये अभी क्लियर नहीं है, प्रस्तावित है। ठीक है, उसको छोड़ दो आप।
ये आप बस इतना ध्यान रखो कि 21वां कहाँ होगा, अमेरिका में होगा। 22वां कहाँ होगा, तो ये होगा आपका यूके में, ठीक है, ये कहाँ होगा, यूके में होगा, ठीक है। इसको फिलहाल ये आपका अभी क्लियर नहीं है, इसीलिए इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका है कि G20 समूह का परिचय, कि G20 है क्या, G20 है क्या। देखो यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्त और विकास के मुद्दे पर चर्चा करना। इसका उद्देश्य है आपका कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्त और विकास के मुद्दे पर चर्चा करना, ठीक है। और हम इसका देखते हैं कि G20 का 21वां सदस्य कौन बना था, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो आपका G20 का 21वां सदस्य है वो भारत में ही बना था, यानी उस समय भारत G20 का अध्यक्षता कर रहा था। 23 में आपको याद होगा कि G20 समिट आपका 23 में कहाँ हुआ था, G20 समिट 2023 में आपका भारत में हुआ था, ठीक है। G20 समिट आपका 23 में कहाँ हुआ था, भारत में। और उसी समय जो है ना G20 का 21वां सदस्य बने थे कौन, तो ये बने थे आपका अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को जो है ना भारत ने G20 का 21वां सदस्य बनाया था, ठीक है। G20 का 21वां सदस्य नहीं कहेंगे, सदस्य कह सकते, ये देश नहीं है, ठीक है, एक यूनियन है, ठीक है। ये क्या है, एक यूनियन है, अफ्रीकी यूनियन। ये G20 का 21वां सदस्य बना था आपका 2023 में, जब G20 का अध्यक्षता भारत में हो रहा था, ठीक है। और इसका सदस्य कौन कौन सा है याद कर लो। देखो 19 को देश है, ठीक है, इसमें 19 देश है और 2 आपका संगठन है। कौन कौन, एक आपका है यूरोपियन यूनियन और दूसरा आपका है अफ्रीकन यूनियन। आपका इसमें क्या है, 2 आपका संगठन है, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, और 19 देश है। तो 19 देश में कौन कौन सा देश है देख लो। ये आपका अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूके और यूएसए, ठीक है। ये सभी क्या है, इसका सदस्य है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ना ये बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है, या क्वेश्चन यदि डीपली बनेगा तो वो यानी आपका करेंट और ये दोनों मिलाकर आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। इसीलिए ये भी आपका जानना जरूरी है, ठीक है। तो 19 देश इसका सदस्य है और 2 आपका इसका यानी संगठन जो है वो इसके सदस्य है। एक आपका यूरोपियन यूनियन है, दूसरा आपका कौन है, तो अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका अब इससे संबंधित आपका MCQ प्रश्न है, ठीक है। जैसे आपको हम पहले भी क्लास करवा रहे थे कि पहले हम टॉपिक में देखेंगे, पूरे डिटेल्स में देखेंगे, उसके बाद हम जस्ट उसके नीचे आपका MCQ प्रश्न भी रहेगा। हाँ एक चीज़ और आपको बता दें कि कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किए हैं कि सर ये आपका बोर्ड वाले PDF मुझे नहीं चाहिए, आप ना PDF में दीजिए हमको, ठीक है, क्योंकि ये PPT है। आप PPT में आप इसको प्रिंट करवाओगे तो एक पेज में आपका एक ही क्वेश्चन आएगा। हाँ इसको आप अरेंज करवा सकते हो, जो दुकानदार होते हैं ना वो आप उससे अरेंज करवा सकते हो, तो एक पेज में 10-15 क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आपको इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम ये आपका डेली क्लास करवाते हैं, अभी टॉपिक लेकर आते हैं, डेली लगभग क्लास करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो हम ये सोचे हैं कि 10 क्लास आपको करवा देना, उसके बाद सभी को हम PDF रूप में कंबाइंड करवा देंगे, ठीक है। तब आपको हम एक फाइनल PDF देंगे जिसको आप प्रिंट करवा लीजिएगा। तो फिलहाल आप इसी PPT से पढ़िए जो मैं क्लास करवा रहा हूँ, और इस PPT को हम अपलोड कर देते हैं आपके ऐप पर। तो इस पर आप यहाँ से आप पढ़िए अभी, ठीक है, मोबाइल से या जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उससे पढ़िए, प्रिंट मत अभी करवाइए। प्रिंट करवाने के लिए आपको हम 10 क्लास हो जाएगा तो मैं ऑटोमेटिक अपने आप से, ठीक है, 10 क्लास आपको ध्यान रखना, 10 क्लास होने के बाद, ठीक है, 10 क्लास होने के बाद इन सभी को हम PDF फॉर्मेट में बनवा देंगे, ठीक है, इन सभी को हम PDF फॉर्मेट में बनवा देंगे, तब उसको आप प्रिंट करवाइएगा, ठीक है। अब डेली हम PDF बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, PDF की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, आपको भी दिक्कत होगा, मुझे भी दिक्कत होगा, ठीक है, समझे बात को। तो मैं बहुत अच्छे से चलने वाला हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको PDF नहीं देंगे, PDF भी देंगे। फिलहाल आप मोबाइल से जिससे भी पढ़ रहे हैं उससे आप यही बोर्ड का PPT से पढ़िए, ठीक है।
और उसके बाद जब प्रिंट करवाना रहेगा तो हम आपको 10 क्लास के बाद, प्रत्येक 10 क्लास के बाद आपको ये सभी को हम PDF बना देंगे और ये आपको अपलोड हो जाएगा, उसको आप प्रिंट करवा लीजिएगा। ठीक है, क्या टेंशन है, उसको हम E-बुक भी बनवाएंगे। ठीक है, टेंशन आपको नहीं लेना है, सारा काम आपको करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन को हल करते हैं। समझ गया बात, मेरा क्या उद्देश्य है। क्वेश्चन आपका देखो क्या है, क्वेश्चन कर आपका कि 20वें G20 शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि यह शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया गया। बिल्कुल सही है, किया जाएगा नहीं, किया गया है। ठीक है, सेकेंड है यह अफ्रीका महाद्वीप पर आयोजित होने वाली पहला G20 शिखर सम्मेलन है। यह भी सही है। सम्मेलन की अध्यक्षता सिरिल रामाफोसा द्वारा की जाएगी, यानी किया जाएगा। यह भी सही है। कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, देखो जब भी हम ना किसी भी टॉपिक के डिटेल्स में जब हम पढ़ लेते हैं ना, तो क्वेश्चन कितना भी हार्ड आए आपको इजी लगने लगता है। ठीक है, इसीलिए ये क्लास हम स्टार्ट किए। चलो आगे देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि G20, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर आपका क्या होगा, G20 होगा। ठीक है, तो G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मुख्य थीम क्या है। G20 शिखर सम्मेलन सॉरी G20, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको 20 बना रहा हूँ। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य थीम क्या है। इसका थीम आपको बता चुके हैं, क्या है इसका थीम है। इसका थीम आपका है एकजुटता, एकजुटता, समानता और स्थिरता। एकजुटता, समानता और स्थिरता इसका थीम रखा गया है। ठीक है, इसका थीम रखा गया। अब देखो कह रहा है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये आपका था भारत में जो G20 समिट हुआ था ना 2023 में, इसका थीम था। ठीक है, भारत में जो आपका 2023 में G20 समिट हुआ था उसका थीम था ये। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है कि इस बार का थीम क्या था, तो एकजुटता, समानता और स्थिरता। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि G20 समूह के संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें कह रहा है आपका इनमें 19 देश और केवल एक यूरोपियन यूनियन है। गलत है भाई, 19 देश और 2 संगठन आपका कौन, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, यहाँ कह रहा केवल एक, ये गलत हो गया। सेकेंड है इसमें 20 देश और एक अफ्रीकन यूनियन है, ये भी गलत है। इसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन है, यही आपका कथन सही है। यही कथन आपका सही है कि G20 में वर्तमान में 19 देश है और 2 संगठन है। कौन कौन सा, तो यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 21वें G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 21वें G20 समिट यानी 2026 में G20 समिट कहाँ होगा, तो ये होगा आपका अमेरिका में। ठीक है, USA में होगा, बता चुके हैं। 2027 में होने वाली 22वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है, तो किसको सौंपी गई है, यूके को। ठीक है, यूके को। तो ध्यान रखना, यानी 2026 में G20 समिट कहाँ होगा, अमेरिका में होगा। 27 में कहाँ होगा, तो यूके में होगा, यानी इंग्लैंड में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका है भारत का उपराष्ट्रपति चुनाव। ये आपके लिए ना अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है BPSC एग्जाम में, लेकिन आएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन अभी तक BPSC एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, आपको पता ही होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये बने आपका CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन, और ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति है। यानी भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं कौन, CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन। ठीक है, चलो देखते हैं। अगस्त 2025 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है वो क्या किया था, त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, उसके बाद देखो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को हरा करके CP राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, CP राधाकृष्णन सबको याद होंगे, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, लेकिन किसे हरा कर बने हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, सुदर्शन रेड्डी को हरा करके
15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। तो विपक्ष के जो उम्मीदवार थे सुदर्शन रेड्डी, इसका भी नाम ध्यान रखिएगा। अगला आपका है कि 12 सितंबर 2025 को 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति चुनाव में देखा जाए तो ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है देखो, इसमें कुल मतदाता कितना थे? 781। कुल मतदाता कितने थे? 781। उसमें से कितने लोग वोट डाले हैं? तो ये डाले आपका 767, ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें से अवैध हो गया, ठीक है, इनवैलिड आपका 15 वोट इसमें आपका इनवैलिड हो गया। और आपको पता ही होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, ठीक है। उसमें ये वाला लोकसभा जो विधानसभा चुनाव होता है, किसी एक को वोट दे दो, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपका प्रियोरिटी होता है। जैसे आपका 2 उम्मीदवार थे ना, पहला दूसरा, ठीक है। तो ये इसमें आपको ना प्रत्येक आदमी के दोनों चुनना पड़ता है कि भाई आप फर्स्ट में किसको रखोगे, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन को रखेंगे या सुदर्शन रेड्डी को रखेंगे। इसमें चॉइस करना होता है, फर्स्ट स्थान सेकंड स्थान, जितने भी प्रत्याशी होंगे उतने स्थान बनाना होता है, ठीक है। तो ये चुनाव कभी भी ईवीएम से हो ही नहीं सकता है। इस चुनाव जो है आपका बैलेट पेपर से ही हो सकता है, ठीक है। यही कारण है कि अमेरिका का चुनाव, सारा चुनाव किससे होता है? बैलेट पेपर से होता है, क्योंकि सारा वहाँ का जो चुनाव होता है इसी मेथड से होता है, आपका अनुपातिक प्रणाली से, ठीक है। इसी मेथड से होता है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अनपढ़ होता है, बहुत सारे अनपढ़ लोग रहेंगे, कहेंगे इंडिया में कहे होता है ईवीएम से चुनाव, अमेरिका में तो होता है बैलेट पेपर से, अभी भी इतना विकसित है। अरे बेवकूफ, वहाँ ईवीएम से हो भी नहीं सकता है चुनाव, क्योंकि वहाँ पर किसी एक को वोट नहीं देना रहता है। इसी तरह से आपको यहाँ प्रियोरिटी रहता है, 1 2, जितने भी आपका प्रत्याशी होंगे उतने ना वहाँ रहेंगे। आपको इसमें चूज करना रहता है, फर्स्ट पर किसको रखोगे, सेकेंड पर किसको रखोगे, थर्ड पर किसको रखोगे, ठीक है। किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ये, ठीक है, तो इस तरीके से आपका चुनाव होता है। तो अवैध कितना था? इनवैलिड कैसे हो गया होगा? हो सकता है कि दोनों उम्मीदवार को ना ये फर्स्ट पर ही रख दिया होगा, दोनों उम्मीदवार को वो फर्स्ट पर ही रख दिया होगा, इसीलिए इसका क्या होगा? इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो 15 का वोट आपका इनवैलिड हो गया था। और इसमें सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले थे। और 20 सुदर्शन रेड्डी को, जो विपक्ष उम्मीदवार थे, उससे 300 वोट मिले थे, ठीक है। 452 300 टोटल वोट कितना हो गया भाई साहब? ये हो गया आपका 752 आपका ये वैलिड वोट था, ठीक है। 752 जो आपका है ये वैलिड वोट है, ठीक है। और आपका 15 इनवैलिड था, 15 आपका इनवैलिड था, तो इनवैलिड था, ठीक है। और टोटल कितना लोग वोट डाले हैं? ये आपका हो जाएगा 767, ठीक है, 767। और लेकिन मतदाता थे कितना? 781, ठीक है। ये डाटा आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि डीपली प्रश्न आएंगे तो यही से प्रश्न आ सकता है, ठीक है, यही से प्रश्न आपका आ सकता है। यदि यहाँ पे पूछा जाए कि कितने वोटों से हराया है, तो इसमें माइनस कर दो ना, कितना आएगा? 152 आएगा। यानी 152 वोटों से विजय प्राप्त किए हैं, या उसको विपक्ष वाले को हरा दिए हैं, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो। आगे चल देखते हैं। आगे आपका है, हाँ एक चीज़ तो यहाँ पर हम चर्चा नहीं किए, एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि जो भारत के उपराष्ट्रपति है उसके चुनाव में कौन भाग लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, ये आपको थोड़ा सा देख लीजिए। देखो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल आपको पता ही होगा, आपको पता ही होगा कौन शामिल होते हैं। देखो तो इसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। कौन? तो दोनों, यानी मनोनीत और निर्वाचित दोनों, ध्यान रखना, मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य आपका भाग लेते हैं किसमें? उपराष्ट्रपति के चुनाव में, लोकसभा और राज्यसभा का। जबकि राष्ट्रपति में क्या होता है भाई साहब? तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में ना, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल आपका इसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। यदि आपका लोकसभा का सदस्य है और राज्यसभा का है ना, तो इसमें केवल और केवल निर्वाचित लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते हैं। इसमें मनोनीत भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। प्लस में यहाँ पर सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, और पांडुचेरी और दिल्ली के जो विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। जबकि उपराष्ट्रपति में आपका यहाँ पर विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यही अंतर है। यहाँ पर आपका लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, ठीक है।
ये बेसिक थोड़ा सा समझ लीजिए, हालांकि पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखेंगे कि सीपी राधाकृष्णन की जीवन परिचय। सीपी राधाकृष्णन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सीपी राधाकृष्णन का जन्म हुआ था आपका 20 अक्टूबर 1957 को, कहाँ पर, तिरुपुर, तमिलनाडु में। ठीक है, फिर आप देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका जन्म कहाँ हुआ था, बस इतना ध्यान रखिए कि तमिलनाडु से है। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन कहाँ से है, तमिलनाडु से, यही आपका काफी है। हाँ, कार्य ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, कार्य झारखंड, तेलंगाना, पांडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में कार्य किए हुए थे और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही से बनेगा आपको। देखो ये तो चलो ठीक है, ये तो चलो ठीक है, झारखंड, तेलंगाना और पांडुचेरी के उपराज्यपाल का काम किया था, यानी झारखंड और तेलंगाना में राज्यपाल थे, पांडुचेरी में उपराज्यपाल थे। ठीक है, अब देखो महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य किए। इंपॉर्टेंट यही है कि जिस समय वो उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बने थे ना, उससे पहले क्या थे, उससे पहले आपको यह महाराष्ट्र के ही राज्यपाल थे। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सीपी राधाकृष्णन, हाल ही में सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे? ठीक है, तो याद रखना ये क्या थे, ये थे महाराष्ट्र के राज्यपाल। ठीक है, महाराष्ट्र के राज्यपाल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, सबको हम क्या किए हैं, शामिल किए हैं। पेशा से कोई माने मतलब नहीं है आपको। ठीक है, हाँ, राजनीति कहाँ से, कोयम्बटूर से 2 बार ये लोकसभा के सदस्य रहे थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। ठीक है, अब देखो ये आपका पॉलिटी की बात है। ठीक है, भारत के दूसरे सबसे सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी है। पहला कौन है, पहला राष्ट्रपति है, आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर आपका है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भाई उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, तो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, उसी को क्या होता है, सभापति कहते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। कार्यकाल 5 साल, सबको पता है। निर्वाचन मंडल आपको बता चुके हैं, निर्वाचन मंडल में आपका लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। ठीक है, और योग्यता देखो, योग्यता क्या है, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ठीक है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप जो देखते हैं आगे, अब आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब हम इससे संबंधित प्रश्न को बनाते हैं। इससे संबंधित प्रश्न आपका क्या है, देखो क्वेश्चन है कि नवनिर्वाचित भारत के नवनिर्वाचित भारत के नवनिर्वाचित 15वें उपराष्ट्रपति, भारत के नवनिर्वाचित 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इस पद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हाल ही में जो आपका 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, उसके बारे में आपको बताना है। पहला पॉइंट आपका है कि सीपी राधाकृष्णन ने 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। बिल्कुल सही है। सेकेंड है, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, ये भी सही है, जिसका उल्लेख आपका संविधान के अनुच्छेद 157 में किया गया है। थर्ड है, सीपी राधाकृष्णन इससे पूर्व झारखंड तेलंगाना पांडुचेरी के उपराज्यपाल थे। ठीक है, कार्य कर चुके थे, ये भी सही है। कौन सा कथन सही है, तो भाई साहब आपका तीनों का तीनों कथन सही है, 1, 2 एंड 3। तो जैसे हम लोग पूरे डिटेल्स में जान लेते हैं ना, तो क्वेश्चन बना आसान हो जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका इसी से संबंधित है, क्वेश्चन क्या है, आपका भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निर्वाचन और उनके कैरियर के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है कि सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए, बिल्कुल सही है। ये डेट भी ध्यान रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में यदि ज़्यादा फैक्चुअल पूछेगा तो ये पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पूछेगा तो डेट पूछ सकता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ये तो अभी हम देखे थे यार। फिर आपका उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने से पूर्व वह महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, ये सही है। ये आपका तीसरा पॉइंट ना है, तीसरा पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 लाइनर भी आ सकता है कि उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन सा कथन सही है, तो इसमें भी आपका तीनों कथन सही है, 1, 2 एंड 3। चलिए आगे देखते हैं हम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव
2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ना। क्वेश्चन बनाइए। पहला आपका है कि इस चुनाव में यानी इंडी गठबंधन, इस चुनाव में इंडी गठबंधन की ओर से यानी बी सुदर्शन रेड्डी संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बनाया गया था। बिल्कुल सही है। इसमें आपका विपक्ष का उम्मीदवार कौन थे? तो ये था आपका वी सुदर्शन रेड्डी। ठीक है, वी सुदर्शन रेड्डी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, ये भी सही है। फिर आपका है कि चुनाव परिणाम में विपक्षी उम्मीदवार को कुल 300 वोट प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। और कौन सा कथन सही है? तो क्या होगा? तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा कि 1, 2 एंड 3 तीनों कथन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला लास्ट टॉपिक है आज का, यूएनएफसीसी जलवायु सम्मेलन यानी COP30। बस ध्यान रखो COP30। देखो यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म होता है आपका जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कनेक्शन। ठीक है, उसका 30वां वार्षिक सम्मेलन था। ठीक है, यानी COP30। COP30 का आयोजन आपका हुआ है कहाँ पर? तो ब्राजील के बेलम में। ये इंपॉर्टेंट है। COP30 का आयोजन आपका ब्राजील के बेलम में हुआ था। कब हुआ था आपका? तो 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच, 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच होता है आपका COP30। बस इतना ध्यान रखो कि COP30 का आयोजन कहाँ हुआ था। COP30 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ब्राजील के बेलम में। ठीक है, ब्राजील के बेलम में। इसको आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, भारत का प्रतिनिधि कौन किया था? तो ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई मुख्य उद्देश्य है पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को ठोस कार्रवाई में बदलना। दूसरा है कि पहले ग्लोबल स्टॉक टेक के निष्कर्षों के आधार पर नई और मजबूत जलवायु रणनीतियां बनाना। ये सब पॉइंट जो है ना, ये सब आपका मेंस में काम आएगा, पीटी में ये सब पॉइंट काम नहीं आएगा। ठीक है, ये सब पॉइंट मेंस के लिए है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है आपका पीटी के लिए? तो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि COP31 जो अगला COP31 है, यानी जो आपका 26 में होगा, तो COP31 का आयोजन कहाँ होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो COP31 का आयोजन आपका तुर्की में होगा, यानी तुर्की का नाम बदल दिया, तुर्की हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना COP31 का आयोजन 2026 में तुर्की में होगा। और COP32 का आयोजन आपका इथोपिया में होगा, ये आपका 27 में होगा। COP32 का आयोजन कहाँ होगा? 2027 में होगा, इथोपिया में। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। COP30 कहाँ हुआ? ब्राजील बेलम में। तीनों एक साथ ध्यान रखें। ठीक है, तीनों को एक साथ ध्यान रखो आप। COP30 कहाँ होगा? तो ब्राजील के बेलम में। COP30 ब्राजील के बेलम में। ठीक है, COP30 ब्राजील के बेलम हुआ है। COP31 कहाँ होगा? तो ये होगा आपका 2026 में तुर्की में। ठीक है, 2026 में कहाँ होगा? तुर्की में होगा। और 2027 में कहाँ होगा आपका? तो इथोपिया में होगा। COP32 कहाँ होगा? इथोपिया में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। ये तो हम देख लिए ना, यानी UNFCCC क्या है? ये आपका जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कनेक्शन है। ठीक है, जो 1992 में जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए अपनाई गई थी। ठीक है, फिर आपका है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, इसको तो आगे चलो। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब इससे संबंधित हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। UNFCCC जलवायु सम्मेलन 2025 यानी COP30 के संबंध में कराए दिए गए कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला आपका है कि COP30 सम्मेलन का आयोजन बेलम ब्राजील में किया गया। COP30 सम्मेलन का आयोजन बेलम ब्राजील में नवंबर 2025 में प्रस्तावित है, यानी इसका आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, किया जाएगा नहीं, किया गया है। ठीक है, यानी भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? ये किताब का ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया। तो ये दोनों कथन सही है, आपका ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका यह है कि आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP के संदर्भ में
कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि COP31 2026 का आयोजन तुर्की के अल अंतालिया में होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि COP31 का आयोजन कहाँ होगा 2026 में। इसका आयोजन होगा आपका तुर्की के अल्तानिया में। ठीक है, दूसरा है कि COP31 के लिए तुर्की मेजबान देश होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया अंतर सरकारी वार्ताओं का नेतृत्व करेगा। ये भी आपका सही है, ये भी सही है। थर्ड आपका है कि COP32 27 की मेजबानी के लिए इथोपिया को आधिकारिक तौर पर चुना गया है। ये भी सही है। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि 1, 2 एंड 3 तीनों कथन आपका सही है। 1, 2 एंड 3 तीनों कथन आपका सही है। तो इसी तरह से आपका इस पेड क्लास में इसी तरह से आपको क्लास होते रहेगा। जितने भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा 25-26 का, वो आपको हम करवाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका डेली क्लास होगा या अल्टरनेट भी हो सकता है। ठीक है, देखो जैसे कंटेंट, क्योंकि कंटेंट बनाने में मेन समय लगता है। ठीक है, मेन समय कंटेंट बनाने में लगता है, इसलिए आपका यदि डेली क्लास ना भी हो तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपका डेली हम 2-3 टॉपिक लेकर आऊँगा और आपको क्लास इसी तरह से करवाते रहेंगे। इससे क्या होता है कि आपको भी इतना यानी असर नहीं पड़ेगा कि हमको ये इतना पढ़ना है, आज इतना क्लास करना है। थोड़ा थोड़ा करेंगे, इसी में सारा आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा लेकर आपको आते हैं। 3 टॉपिक है, पूरे डिटेल्स में चर्चा किए, क्वेश्चन भी बनाए। ठीक है, आपको बोरिंग नहीं लगा होगा। लेकिन हम 20 टॉपिक लेकर आ जाए, 10 टॉपिक लेकर आ जाए, तब आपको बोरिंग लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा छोटा क्लास लेकर आते हैं, अच्छा क्लास लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।